हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंगल फ्रॉम tradingwithvivek.com। मार्केट थोड़ी सी प्रेशर में नज़र आ रही है फिर से, और उसके सिंपल से रीज़न है कि इंडिया और पाकिस्तान की जो एक वॉर काइंड ऑफ सिचुएशन थी वो थोड़ी सी एस्केलेट हुई। और यहाँ पर हम सबको पता है कि एक बर्बरतापूर्ण काम किया था पाकिस्तान से जो यहाँ पर स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट हैं। इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि पाकिस्तान ही उन सबको स्पॉन्सरशिप देता है और स्पॉन्सर करता है। वहीं पर उनके ठिकाने भी हैं। तो ये बात भी पता थी कि इंडिया विल रिटेलिएट एंड इंडिया एक अच्छे से उनको एक सबक सिखाने वाला काम करेगा। लास्ट टाइम सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी और इस बार उससे ज़्यादा बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक होने की पूरी पूरी उम्मीद थी। और जो भी मेरे व्यूज़ रहते हैं एक्चुअल में, जब कभी मार्केट इस तरीके से प्रॉब्लम में रहती है या फिर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपने व्यूज़ रखने चाहिए, तो मैं ट्विटर पर आकर, जिसको x.com कहते हैं अभी, मैं अपनी राय देता रहता हूँ, ऐसी बात नहीं है। तो समटाइम्स वीडियो बनाना थोड़ा-सा मुश्किल होता है, लेकिन ट्विटर पर लिखना थोड़ा-सा आसान है इमीडिएटली। तो अप्रैल 23 को भी मैंने ट्वीट किया था, मार्केट में विटनेस अ बिट ऑफ नर्वसनेस साइटिंग द रिस्क ऑफ अनदर सर्जिकल स्ट्राइक ऑन टेररिस्ट इन पाकिस्तान, दिस टाइम इट कैन बी इवन बिगर देन द लास्ट वन। तो यहाँ पर सम प्रॉफिट बुकिंग के रीजंस मार्केट ढूंढ सकती है। फिर ऑलमोस्ट मीन्स सिक्स में को, यानी कि परसों, डे बिफोर यस्टरडे, फिर से एक मैंने ट्वीट किया था कि यहाँ पर एफएमसीजी थोड़ा सा सेफ जोन में नज़र आता है। थोड़ा सा सेफ जोन में नज़र आता है, रीज़न कि एफएमसीजी एक लिमिट से ज़्यादा नहीं गिरता, रोज़मर्रा की चीज़ें हैं और डिमांड में रहती ही है। हम समटाइम्स ग्रोथ थोड़ी सी कम हो जाती है, समटाइम्स ग्रोथ थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, लेकिन ओवरऑल एफएमसीजी ऐसे में सेफ नज़र आती है। अब पॉइंट ये है कि आगे का क्या सिनेरियो नज़र आता है, क्या वॉर खत्म हो गई है? देखो, जो एक बदला लेने वाली बात होती है ना, वो बदला तो लिया जा चुका है। नाउ यहाँ पर इंडिया के सामने 2 पॉइंट्स थे, इस बात को ध्यान से समझना। कि एक तो जो जनरल पब्लिक है, उन सबके इमोशंस को ध्यान में रखने वाली बात थी कि एक बदला लेना ही है। सेकंड, यहाँ पर एक और बात को ध्यान में रखना बहुत इम्पोर्टेंट है कि इस बदला लेने के चक्कर में हम वॉर को ज़्यादा एस्केलेट ना कर दें, और अगर वॉर वाली सिचुएशन बन जाए और दोनों तरफ से प्रॉपर वॉर शुरू हो जाए, तो इंडिया जो एक ग्रोथ के मोमेंटम में बना हुआ है ना, ये मोमेंटम खत्म हो जाएगा। और जो सपना है 2047 तक अपनी कंट्री को डेवलप कंट्री बनाने का, वो यहाँ पर फेल होता हुआ नज़र आएगा। और यही शायद यहाँ पर जो हम इसको साजिश कहें या रणनीति कहें या फिर डिप्लोमेटिक स्टेप्स कहें, चाइना की तरफ से ये चीज़ें होती हुई नज़र आएँगी लगातार। तो जब कभी भी इस तरह की बातें हुई हैं जहाँ पर इंडिया ग्रोथ करता हुआ नज़र आएगा, उस टाइम पर चाइना कोई ना कोई स्टेप ज़रूर लेगा। अगर आपको याद हो तो इंडिया से स्टार्ट होते हुए यूरोप तक एक न्यू रूट की बात की गई थी, जिसमें इंडिया, यूएई, सऊदी अरेबिया, इज़राइल और उसके बाद आगे यूरोप, एक नया रूट बनाने की बात हुई थी। तो उसी टाइम पर, अब क्योंकि इज़राइल और सऊदी अरेबिया एक साथ नज़र आ रहे थे, तो ये तो इंटरनेशनल लेवल पर पहले कभी देखा नहीं गया। और चाइना को इंडिया का सीधा-सीधा बेनिफिट नज़र आते हुए, और इज़राइल भी क्योंकि ग्रो करता और सऊदी अरेबिया भी साथ में ग्रो करता, तो और उसमें चाइना पार्ट नहीं था। तो ऐसे में इज़राइल और फ़लस्तीन की वॉर शुरू हो गई, और सेम इसी तरह से हमले कराए गए। अगर आप देखोगे ना, जिस तरीके से सिविलियंस के ऊपर पहलगाम में यहाँ पर अटैक हुआ है, इसी तरीके से सिविलियंस के ऊपर इज़राइल में अटैक हुए थे। और फ़लस्तीन या गाज़ा पट्टी के जो वहाँ के टेररिस्ट्स हैं, उन्होंने वहाँ पर इसी तरीके से अटैक किया था, उनको बंदी बना लिया था, और इसी तरह के अटैक थे। तो सिमिलर सिचुएशन है। अभी भी जैसे ही टैरिफ वॉर की ये बात शुरू हुई, और टैरिफ वॉर में चाइना थोड़ा-सा पीछे हटते हुए नज़र आया, और एप्पल ने भी साफ-साफ बोला कि गोइंग फॉरवर्ड विद इन नेक्स्ट 2-3 इयर्स हम अपनी सारी प्रोडक्शन चाइना से खत्म करके इंडिया में स्टार्ट कर लेंगे। और जो ताइवान की सेमीकंडक्टर कंपनीज़ हैं, उन्होंने भी अपना प्रोडक्शन यहाँ पर स्टार्ट करने की बात शुरू की, और वो प्रोग्रेस भी है। और स्टार्ट होके सेम ही सिचुएशन होगी कि जो चिप्स हैं, खाने वाले चिप्स नहीं, हमारे एप्पल वाले चिप्स ने, एप्पल वाले खाने वाले चिप्स नहीं, एप्पल में भी मोबाइल फ़ोन वाले चिप्स या कंप्यूटर वाले चिप्स या इलेक्ट्रॉनिक कार्स में जितने भी सेमीकंडक्टर चिप्स लगते हैं, उनकी प्रोडक्शन इंडिया में स्टार्ट होके ये पूरा का पूरा इंडिया के ग्रोथ का सिस्टम बन रहा है। यानी कि जो चाइना प्लस वन की पॉलिसी वर्ल्ड देखता था और इंडिया बात भी करता था, वो अभी साफ-साफ नज़र यहाँ पर आती है कि
अमेरिका को भी एक और रिस्क है यहाँ पर। इसी साथ में मैं एक और चीज़ बताता हूँ, अमेरिका को भी क्या रिस्क है। अमेरिका की इकोनॉमी यहाँ पर $31 ट्रिलियन के आसपास है और चाइना की 19 के आसपास है। तो अगर चाइना सेम पेस पर चलता रहा और उसको नहीं रोका गया तो चाइना ऑलमोस्ट 10 ईयर्स के अंदर अंदर अमेरिका को सरपास कर जाएगा, क्योंकि अमेरिका की ग्रोथ 2-3% से ज़्यादा नहीं है, ऑन एन एवरेज नहीं रहने वाली है। वहाँ स्टेग्नेशन है थोड़ा सा, और चाइना लगातार बढ़ रहा है। तो अमेरिका के पास दूसरा ऑप्शन नहीं है कि वो चाइना को रोके। एक और जो यहाँ पर डिफरेंस है अमेरिका में और चाइना में, हम सबको समझने की ज़रूरत है, वो ये कि अमेरिका को जो भी कंट्री में अपना दुश्मन नज़र आया, उन्होंने वहाँ पर अपनी आर्मी भेजी, प्लॉट की अपनी आर्मी को, और उन दुश्मनों को यहाँ पर मार गिराया। अब वो दुश्मन अमेरिका को नज़र आ रहे थे, वो सच में बुरे लोग थे या नहीं थे, उस बात पे हम नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जो भी अमेरिका को अपने दुश्मन नज़र आए, वो सच में अपने आप में भी बुरे लोग हों, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन अमेरिका ने उनको मार गिराया। लेकिन अमेरिका ने किसी भी दूसरी कंट्री का नाम यूएसए नहीं रखा। लेकिन चाइना का यहाँ पर डिफरेंट सिनेरियो है। यहाँ पर मंगोलिया है, उसकी भी लैंड चाइना के पास है, उसका नाम भी चाइना है। हांगकांग भी चाइना हो चुका है और तिब्बत भी चाइना हो चुका है। और इंडिया का जो जम्मू एंड कश्मीर का एक बहुत बड़ा हिस्सा चाइना के पास है, उसका नाम भी वो चाइना रख चुके हैं। और ताइवान को जैसे ही अपने आप में मिला लेंगे, वो उसका नाम भी चाइना रख देंगे। तो यहाँ पर चाइना का जो तरीका है दूसरी कंट्रीज के ऊपर अटैक करना और उसको अपने में मिला लेना और चाइना ही बना लेना, ये दोनों चीजें अमेरिका और चाइना को डिफरेंशिएट करती हैं। अमेरिका में डेमोक्रेसी है, चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है। वहां पर एक रूलिंग सिस्टम ही है। तो इसीलिए चाइना से सिर्फ और सिर्फ अमेरिका को नहीं डरना चाहिए, चाइना से यहाँ पर सबको डरना चाहिए। डरने का मतलब यहाँ पर क्या है? डरने का मतलब है कि उसको रोका जाए। यहाँ पर अगर वो सिर्फ ग्रो करता है और डेमोक्रेसी के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ ग्रो करता है, तो चीजें समझ में आती है। एवरीवन हैज ए राइट टू ग्रो। लेकिन ग्रो करते हुए दूसरी कंट्रीज को अपने में मिला लेना और उसका नाम ही चेंज करके अपना रख देना, जबकि उस कंट्री का पहले उससे कोई लिंक नहीं है, यहाँ पर ये चीज से पूरी दुनिया को रिस्क है। अब वर्ल्ड में 4 मेजर इकोनॉमीज हैं। इकोनॉमीज का मतलब यहाँ पर 4 मेजर मिलिट्री हैं, इंडिया, चाइना, रशिया एंड यूएस। यहाँ पर 2 ऑलरेडी एक ही साथ हैं आज की डेट में, चाइना एंड रशिया, ये दोनों वन साइड हैं। और अगर अमेरिका को अकेले नहीं रहना है और इंडिया को अपने साथ लेकर आना उसकी मजबूरी है। अदरवाइज क्या होगा कि बैडमिंटन का कोर्ट है और 2 प्लेयर तो मजबूत एक साइड में है ही। इंडिया को अगर अमेरिका ने थोड़ा सा भी परेशान करने की कोशिश की तो ऑफ कोर्स रशिया के साथ इंडिया के अच्छे रिलेशंस हैं, वो आधा तो ऑलरेडी उधर की तरफ है ही। तो ये पूरा का पूरा उधर ना चला जाए और चाइना के साथ अपने रिलेशंस ठीक ना कर ले, इस बात का डर इस टाइम पर अमेरिका को ज्यादा है। इंडिया को इस बात का बहुत कम डर है कि यूएस उसका साथ देगा या नहीं देगा। यूएस की यहाँ पर मजबूरी हो जाएगी इंडिया का साथ देना, क्योंकि यूरोप में कोई ग्रोथ नहीं है। अगर थोड़ी बहुत ग्रोथ बची है तो यूएस में ही है। एंड यूएस में क्योंकि इनोवेशन है, वहाँ पर टैलेंट है और वहाँ उन ओपन पॉलिसीज हैं। कोई कंपनी ग्रो करना चाहती है तो उसको दबाया नहीं जाता, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एक सर्टिफिकेट लेने के लिए भी सरकारी महकमे से बहुत सारा टाइम लग जाए। भले ही यहाँ पर पॉलिसीज को लेकर ठीक किया जा रहा है, लेकिन लोअर लेवल पर, मिड लेवल पर अभी भी उतना इजी नहीं है। हम सबको पता है कि एक काम करने में 50 जगह से अप्रूवल लेनी होती है। जैसे अभी जो मोदी जी ने कहा कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको हम रद्द कर रहे हैं यहाँ पर, और नए जो अपने डैम्स थे वहाँ के थ्रू पानी को रूट किया जाएगा, उनके ऊपर काम शुरू किया जाएगा। तो अगर आप इकोनॉमिक टाइम्स में रिपोर्ट पढ़ो तो इवन दो यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी ने कहा, जो प्रधानमंत्री हैं, कि इसको ऐसे करेंगे, उसके बावजूद भी अगर डिटेल में आर्टिकल को पढ़ोगे तो 12-13 यहाँ पर जो मिनिस्ट्रीज हैं वहां से उनकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी। सेम दिल्ली में मैं आर्टिकल पढ़ रहा था कि दिल्ली में जो क्लाउड सीडिंग के थ्रू हम बारिश कर सकते हैं, तो उसके लिए आईआईटी को यहाँ पर एक प्रोजेक्ट देने की बात चल रही है, जिसमें 1.5 करोड़ के आसपास की बात है। 1.5 करोड़ का खर्चा आएगा। उसमें सब कुछ है, उसमें एयरप्लेन को ऊपर ले जाकर क्लाउड सीडिंग करना, सारे खर्चे हैं उसमें, केमिकल रिएक्शन वगैरह जो भी है। लेकिन उसके लिए भी इवन प्रपोजल को आगे बढ़ाने के लिए और टेस्ट वाला काम करने के लिए, यानी कि टेस्ट लेवल पर यहाँ पर बारिश कराने के लिए भी 14-15 मिनिस्ट्रीज से यहाँ अप्रूवल चाहिए। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन ठीक है। एक डेवलप्ड कंट्री होते होते इन चीज़ों में इंप्रूवमेंट आती है। और पिछले अगर हम 10-15 ईयर्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आई भी है, एंड वी कैन सी दैट। और यही रीज़न है
कि हम एक-एक करके बाकी कंट्रीज की जीडीपी से आगे बढ़ते जा रहे हैं और वी आर ऑन द राइट ट्रैक। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें वापस से कि 4 मेजर मिलिट्रीज हैं, इंडिया सॉरी चाइना एंड रशिया ऑलरेडी वन साइडेड हैं। इंडिया ऑलरेडी रशिया के साथ है, काफी हद तक एक बैलेंस बनाकर चलता है और इंडिया ने चाइना के साथ भी अपने बिजनेसेस को बेकार नहीं किया है एज सच। कोशिश है लेकिन बेकार नहीं किया है। तो अमेरिका को यहाँ पर ज्यादा रिस्क है, इंडिया को उतना ज्यादा रिस्क नहीं है। और यही रीजन है कि इंडिया अपनी बात मनवा सकता है अमेरिका से। तो ये जो टैरिफ वाला सिनेरियो है, ये टैरिफ इंडिया के फेवर में जाता है, इसलिए ये पहलगाम वाला अटैक भी हुआ। और यहाँ पर अगर इंडिया वॉर में इंडल्ज होता है तो चाइना का जो मकसद है इंडिया को एक वॉर में एंगेज करके रशिया यूक्रेन वॉर की तरह से एक लंबे टाइम तक कंटिन्यू करा के इंडिया की जीडीपी को और इकोनॉमी को बेकार करने का, वो उसका मकसद पूरा होता हुआ नजर आएगा। और यहाँ पर जो इंडियन गवर्नमेंट है उसके सामने यही एक परेशानी थी कि वो इंडियन कंट्रीज मींस इंडियन सिटीजन्स के इमोशंस को यहाँ पर देखे कि बदला लेना है या फिर अपने आप को वॉर से बचाए। तो एक बहुत सोचे समझे तरीके से बिना मिलिट्री को अटैक किए, वहां पर बिना वहां के सिटीजन्स को, सिविलियंस को अटैक किए, सिर्फ और सिर्फ टेररिस्ट के कैंप्स के ऊपर एक अटैक किया गया। अब पूरी की पूरी जो बॉल है वो पाकिस्तान के कोर्ट में है कि अगर पाकिस्तान फर्दर यहाँ पर वॉर करता है तो इंडिया वॉर करेगा, अदरवाइज ये चीजें यहीं पर सुलझ जाएंगी और यहीं पर रुक जाएंगी। और आगे चल के मे बी इंडियन आर्मी एंड इंडियन एजेंसीज इस तरह से कुछ काम करें कि जो जे&के की ग्रोथ लगातार चल रही थी वो वापस से ग्रोथ चलनी शुरू हो और वापस से इस तरह की प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर अगेन जो रिस्क है मार्केट में वो थोड़ा सा इंडिया और पाकिस्तान की वॉर को लेकर खत्म नहीं हुआ है। ये थोड़ा सा कंटिन्यू चल सकता है क्योंकि मैंने शायद पहले भी एक बात को कहा हो, जिस के पास खोने के लिए बहुत कुछ हो उससे लड़ाई में डर नहीं लगता, क्योंकि शायद वो उतना ज्यादा नहीं लड़ेगा क्योंकि उसके पास खोने के लिए बहुत कुछ है। लेकिन जिसके पास खोने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं हो, वो ऑलरेडी कंगाल टाइप का हो, उससे हमें डरना चाहिए। और पाकिस्तान की अभी हालत यही है। पाकिस्तान को एक छोटी सी बात तो समझनी चाहिए कि जिससे पानी लेकर वो पी रहे हैं, कम से कम उसके तो लोगों को ना मारे, वहां उसके साथ तो कम से कम बना कर रखें। उसको समझ में आनी चाहिए ये बात। लेकिन खोने के लिए कुछ है नहीं, तो सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है जब किसी इंसान के पास यहाँ पर खोने के लिए नहीं होता। तो इंडिया को पाकिस्तान से इसीलिए थोड़ा सा ज्यादा कोशिश रहने की जरूरत है क्योंकि उसके पास खोने के लिए नहीं है, वो पगला से गए हैं और उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है यहाँ पर। तो ये सिचुएशन जो पाकिस्तान और इंडिया के वॉर की है, ये एक्चुअल में मार्केट में उस टाइम पर थोड़ी सी कोइंसाइड हुई कि उस टाइम मार्केट में ऑलरेडी थोड़ी सी रैली आ भी चुकी थी। अगर हम यहाँ पर एक बार देखें और निफ्टी के चार्ट को देखें तो हमें थोड़ा सा नजर आता है। और इस टाइम पर मैंने ट्वीट भी किया था यहाँ पर जब मार्केट बिल्कुल नीचे थी कि यहाँ ये जो बॉटम बनता है इस तरह का गैप के साथ में, ये बॉटम ही बनता है, उसके बाद में मार्केट ऊपर जाती है। तो बॉटम से लेकर अगर रैली की बात करें तो 12% के आसपास यहाँ से सीधा अपमूव आया और अपमूव आने के बाद में अब ये एक रेंज में अटक गया है। अब जो ये रेंज बनी है ना यहाँ पर निफ्टी की, अगर हम रेंज की बात करने लगे तो यहाँ अगर आप देखोगे तो लगातार टॉप पे आकर रेड कैंडल्स नजर आती है। मैं अगर इसको रिमूव करूं और वापस से आपको ठीक से दिखाऊं तो आपको थोड़ा सा नजर आएगा। मार्केट ऊपर ओपन हुई यहाँ पर, मैं यहाँ से दूसरा इसको पिक करता हूँ, रेड वाला। यस, तो मार्केट ऊपर ओपन हुई, नीचे तक गई लेकिन ऊपर ही आकर बंद हुई, लेकिन रेड में प्रेशर में रही। फिर रेड कैंडल आई, ये भी रेड कैंडल थी, ये भी रेड कैंडल थी। एक ही रेंज में 4 रेड कैंडल्स का रहना, आप ध्यान से समझना, एक ही रेंज में 4 रेड कैंडल्स का रहना और वो भी एक रैली के बाद, ये इस बात को इंडिकेट करता है कि यहां से नीचे गिरावट आ सकती है। लगातार 4 कैंडल्स का रहना, तो ये सेम ही आपको यहां भी नजर आ सकता है कि 4 एक ही रेंज में, बहुत ज्यादा गिरावट के साथ नहीं होना चाहिए, एक ही रेंज में रहना चाहिए, बहुत ज्यादा गिरावट के बिना एक ही रेंज में रहता है तो उसके बाद जनरली गिरावट आ जाती है। उसके बाद थोड़ी सी रैली आई और फिर से सेम लेवल पर गिरावट आई, फिर से सेम लेवल पर प्रेशर आया, फिर ग्रीन कैंडल के साथ, लेकिन सारा गेन उसने खो दिया इंट्राडे में और फिर से वापस नीचे आकर बंद हुई। फिर से थोड़ी सी कोशिश की, फिर नीचे और फिर नीचे। ये जो लगातार ऊपर की तरफ आप देख रहे हो ना, तो एक ही रेंज में रखकर यहाँ पर ये बिक वाली नजर आ रही है और ये एक सेलिंग प्रेशर है। आप ये देखो कि इस रेंज के अंदर अंदर मार्केट सिर्फ और सिर्फ सेलिंग कर रही है, यहाँ पर, यहाँ से ऊपर बंद नहीं हो पा रही है।
बंद नीचे आकर ही होती है, और अभी भी आज भी फिर इसने नीचे आकर इसी तरह की कोशिश की। अगर हम निफ्टी को देखें तो अभी निफ्टी लाइफ टाइम हाई से बहुत नीचे है। ध्यान से समझना, लाइफ टाइम हाई हमारा ऑलमोस्ट ये हमारा 26,200 के आसपास था, और अभी 24,200 के आसपास है। लेकिन अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट है। बैंक निफ्टी ने न्यू लाइफ टाइम हाई बनाया 56,000 पर, और जो लास्ट लाइफ टाइम हाई था उससे ऊपर क्रॉस करके। तो निफ्टी की इस रैली में जो यहां पर ये ऊपर आई, इसमें बैंक निफ्टी का बहुत बड़ा रोल है, और यहां पर बैंक निफ्टी ज्यादा प्रेशर में नजर आ रही है। अगर आप देखोगे तो बिग साइज रेड कैंडल यहां पर ऊपर से नीचे की तरफ को, और फिर दोबारा से, और लगातार यहां पर सेम ही प्रेशर है, लगातार प्रेशर है। अब यहां पर जब तक बैंक निफ्टी इस हाई को क्रॉस नहीं करती, जो 56,995 है, क्रॉस करके इसके ऊपर क्लोज नहीं होती। यहां पर दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो क्रॉस करना और क्रॉस करके उसके ऊपर क्लोज होना। यानी कि जो ये लेवल बना हुआ है लाइफ टाइम हाई का, इसके ऊपर क्लोज होना क्रॉस करके, और यहाँ एक दो कैंडल्स का बनना, तब तक ये कहना बड़ा मुश्किल है कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगी। मार्केट यहां से ऊपर तब तक नहीं जा सकती जब तक इसके ऊपर ये क्लोज होकर रुके नहीं, तब तक यहां से माहौल चेंज नहीं होगा। ये इंडिकेट करेगा कि जो प्रॉब्लम्स हैं वो खत्म हो गई हैं या नहीं हुई हैं। निफ्टी में अगर बात करें तो सेम रेंज, यानी कि यहां जब तक ऊपर इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा तब तक बात नहीं बनेगी। जूनियर निफ्टी की भी बात करें तो जूनियर निफ्टी में भी ये जो एक अभी यहां से मुड़ी है ना, ये इनमें से कुछ भी इसके ऊपर कम से कम क्लोज होना बाकी है। जब तक ये इसके ऊपर क्लोज नहीं होगा, चाहे वो निफ्टी है, चाहे बैंक निफ्टी है, चाहे मिड कैप है, चाहे निफ्टी नेक्स्ट है, चाहे स्मॉल कैप है, यहाँ ऊपर क्लोजिंग बहुत जरूरी है। इनमें से कुछ भी क्लोज नहीं हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट था, बैंक निफ्टी जो लीडर था वहां से गिरावट नजर आ रही है। तो बैंक निफ्टी का सबसे पहले सबसे ऊपर क्लोज होना यहाँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बाकी सारे सेक्टर्स की बात करें तो बाकी सेक्टर में से कोई भी सेक्टर लाइफ टाइम हाई पर नहीं पहुंचा, काफी नीचे चल रहे हैं। सिर्फ बैंक निफ्टी यहां तक पहुंची थी, और बैंक निफ्टी ही पूरी निफ्टी को लेकर गई। तो समटाइम्स ऐसा लगता है कि निफ्टी तो इतनी नहीं गिरी, लेकिन प्राइवेट सेक्टर बैंक निफ्टी में भी प्राइवेट सेक्टर बैंक, क्योंकि अगर पीएसयू बैंक निफ्टी की बात करने लगे तो वो तो नीचे ही है, वो ऊपर नहीं है, दैट इज ट्रेडिंग लोअर। लेकिन प्राइवेट सेक्टर बैंक में इसने एक्चुअल में यहाँ पर बढ़त दिखाई थी, और उसमें भी किसने, यहाँ पर एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, इन्होंने मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश की। दैट्स इट। तो अगेन सिचुएशन क्या है कि ओवरऑल मार्केट के कुछ शेयर्स को टॉप पर लेकर जाओ स्पीड से, क्योंकि वो पिछले 4 साल से नहीं बढ़े थे, उनको ले जाने में कुछ उनकी यहाँ पर प्रॉब्लम भी नहीं है। अगर एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक की बात करने लगे तो लास्ट 3 4 5 ईयर से इन्होंने कुछ कमा कर दिया ही नहीं। यहाँ पर सितंबर 21 से लेकर अब तक आप ये देखो, इवन फरवरी 21 से लेकर ऑलमोस्ट 4 ईयर्स हो चुके हैं, और एज सच कुछ भी इनकम नहीं आई। आईसीआईसीआई बैंक में भी अगर देखें तो आईसीआईसीआई बैंक लगातार रैली किया है। और यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक की बात करने लगे तो कोटक महिंद्रा बैंक ऊपर तक गया लाइफ टाइम हाई तक, लेकिन अगेन नो इनकम एज सच फॉर लास्ट मैनी ईयर्स। तो इन सब के चलते यहाँ पर प्रॉब्लम है कि कुछ स्टॉक्स को ऊपर रखा हुआ है, मार्केट ऊपर नहीं है। तो अगर ऐसा लगे कि आपका पोर्टफोलियो नहीं चल रहा है, पूरी मार्केट चल रही है, पूरी मार्केट नहीं चल रही है, कुछ स्टॉक्स को टॉप पर रखा गया है, दैट्स इट। टेक्निकली जब तक जो अभी 7 8 7 8 डेज पहले जो हाई बने, जब तक उसके ऊपर ये सेक्टर्स वाले इंडेक्सेस ऊपर निकलना शुरू नहीं होते, तब तक आप ये बिल्कुल मानकर मत चलो कि मार्केट ने यहाँ से ऊपर की तरफ का यू टर्न ले लिया है। मार्केट वुड बी रिमेनिंग अंडर प्रेशर, और अंडर प्रेशर का बड़ा सिंपल सा पॉइंट भी है कि जब ओवरऑल रैली आएगी भी तो 2 स्टेप अप 1 स्टेप डाउन, 2 स्टेप अप 1 स्टेप डाउन, इस तरीके से मार्केट चलेगी। जैसे पहले अगर हम देखें तो 2 स्टेप डाउन 1 स्टेप अप, फिर उससे ज्यादा डाउन, फिर उससे कम अप, फिर उससे ज्यादा डाउन। लेकिन अभी जब रिवर्सल आया तो अच्छी खासी ऊपर, फिर नीचे, अब ऊपर, अब नीचे तो आनी पेंडिंग है। उसके बाद में फर्दर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तब जब तक ये चीजें यहां पर ऐसे घूमकर ठीक होंगी, और इस बीच में जो 1 1.5 महीना यहां से बीतेगा, इस बीच में आप मानकर चलो हमें क्लैरिटी आ जाएगी कि पाकिस्तान कुछ करने भी वाला है या नहीं। ऐसा तो है नहीं कि पाकिस्तान अगले 2 महीने तक तो कोई आर्मी की तरफ से अटैक ना करे, फिर 4 महीने बाद करे। वैसा तो नहीं होता है, क्योंकि अगर अटैक होना होता है तो अगले 10 15 डेज में होता है, अदरवाइज नहीं होता है। अब यहाँ लेवल ये चेक करना बहुत जरूरी है। आप अगर देखोगे तो जो इसने रिसेंटली ये हाई बनाया है, इस हाई से ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं होती यहाँ पर, तब तक मार्केट अपवर्ड ट्रेंड में नहीं रहेगी। तो यहाँ पर पॉइंट ये आता है कि विवेक भाई पैसा कैश में रखा जाए क्या?
कौन से स्टॉक से निकाला जाए। देखो ओवरऑल अब हम रैली में हैं, मैं फिर से बताता हूं, यहां से 2 स्टेप अप 1 स्टेप डाउन वाली सिनेरियो शुरू हो चुकी है। ओवरऑल हम रैली में हैं, आराम से बैठे भी रह सकते हो, टारगेट अचीव होने पर निकलोगे, सबसे अच्छी बात है। और पैसे अगर आपके पास सैलरी से बचकर आ रहे हैं तो ये राइट टाइम नहीं है लगाने का। उसका बड़ा छोटा सा पॉइंट है, बड़ा छोटा सा रीजन है क्या, कि जो पैसे सैलरी से आ भी रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि वो आपके टोटल पोर्टफोलियो का 50% के बराबर है या 60% के बराबर है। वो 10-15% तक ही पहुंचेगा मैक्सिमम। तो अगर मार्केट यहां से ऊपर चली भी गई और आपने अपना अवेलेबल कैश को मार्केट में नहीं भी लगाया, तो भी 80-90% जो पैसा आपका लगा हुआ है मार्केट में, कम से कम वो तो कमा कर देगा ना। और वो अच्छी खासी कमाई करा कर देगा। लेकिन अगर नीचे आ गए तो आपके पास कुछ ना कुछ पैसा अभी लगाने के लिए रहेगा, और चांसेस यहाँ पर थोड़े से कंसोलिडेशन के हैं। यहाँ पर ये डेटा भी बता रहा है और ये ओवरऑल सिनेरियो भी बता रहा है। इस बीच में टैरिफ की प्रॉब्लम्स का भी पता चल जाएगा, जैसे यूके और इंडिया का एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, लेकिन उसमें भी कोटा सिस्टम कुछ ना कुछ रखा हुआ है। उसके ऊपर बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है कि कितना ज्यादा बेनिफिशियल होगा कितना नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ तो बेनिफिट्स होंगे। ऑफ कोर्स रिलेशंस बेटर हो रहे हैं। तो यहाँ पर मिक्स खबरें हैं। ऑन द सेम टाइम यूके के साथ इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है, एंड एट द सेम टाइम इंडिया पाकिस्तान के टेरर साइट्स पर अटैक भी कर रहा है। तो मेंटेन करके चला जा रहा है ग्रोथ को और अपनी प्रोडक्शन को। यही स्ट्रेटजी सबसे बेटर है। अगर हम ऐसा कर पाए तो हम विश्व को, पूरे वर्ल्ड को ये भी बता देंगे कि हम यहाँ पर मजबूत हो चुके हैं, बड़े हो चुके हैं, और अगर कोई हमारे साथ गलत करेगा तो उसको एक बेफिटिंग रिप्लाई दिया जाएगा और अपनी ग्रोथ को भी मेंटेन करके चला जाएगा। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। अपनी तरफ से पहल कभी मत करो, कोई आए तो उसको साफ कर दो और अपनी ग्रोथ को बनाए रखो। आपको पर्सनल लाइफ में भी ऐसे कुछ करने की जरूरत होती है। दिस वाज माय व्यू ऑन निफ्टी एंड ओवरऑल मार्केट और सेक्टर्स। जो सेक्टर्स इस रिसेंट हाई को क्रॉस कर लेंगे, जो सबसे पहले क्रॉस करेगा उस सेक्टर में सबसे ज्यादा पैसा बनाने का मौका होगा। तो आप ये सेक्टर्स जो हैं इनको वॉच करते रहो। जो भी सेक्टर रिसेंट लेवल्स को सबसे पहले तोड़ेंगे, और जैसे हम ऑटो की बात करने लगे तो ऑटो का अब ये हमारा हाई है, और आईटी की बात करने लगे तो आईटी में दिस इज द हाई। हम यहाँ पर फार्मा की बात करें तो दिस इज द हाई। मेटल में ये हमारा हाई बना। जो भी इस हाई को तोड़कर सबसे पहले ऊपर क्लोजिंग देगा उस सेक्टर में आप मानकर चलो कि जो स्मार्ट मनी का फ्लो होता है ना वो आना शुरू हो गया है। यानी कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं इस पर्टिकुलर सेक्टर को यहाँ पर प्रेफरेंस दे रहे हैं। मैं जल्दी मिलूंगा फिर आपसे एक नई वीडियो के साथ, नए एक्सपीरियंस के साथ, और नई न्यू नॉलेज के साथ। न्यू नॉलेज न्यू एक्सपीरियंस कुछ नहीं है वैसे, सिचुएशंस के हिसाब से जो भी मुझे लगेगा कि आपके साथ में मुझे शेयर करना चाहिए। वीडियो का बनना थोड़ा सा कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन कभी भी ये नहीं सोचना कि मैं आपके साथ नहीं हूँ। हम साथ हैं हमेशा, जब तक आखिरी सांस है तब तक हम साथ हैं। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत।